आज हम मराठा शक्ति एवं तथा मराठों के उत्कर्ष के कारण जो महत्वपूर्ण रहे वो जानेंगे। उसके बाद जो छत्रपति शिवाजी ने जो अफजल खां से युद्ध लड़ा तथा शिवाजी की मुगलों से द्वितीय मुठभेड़ हुई तथा उनके जो दो अंगरक्षक बाजी प्रभु देशपांडे जी का योगदान तथा तानाजी का योगदान जानेंगे तथा इनसे संबंधित जो करंट अफेयर्स के मुद्दे बने हैं उससे भी जानने की कोशिश करेंगे तथा बाजीराव पेशवा से संबंधित जिन्होंने मुगलों पर कब्जा किया तथा मुगलों को अपने अधीन किया उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले अगर हम परिचय देखें तथा मराठों के उत्कर्ष के कारण देखें तो इसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य की शक्ति की दुर्बलता के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी और इसी क्रम में मराठों का उदय हुआ। मराठों के उत्कर्ष में निम्नलिखित कारण महत्वपूर्ण रहे थे। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक दृष्टि से महाराष्ट्र में तीव्र विभाजन न होना, आर्थिक दृष्टि से महाराष्ट्र के निवासियों में अधिक आर्थिक असमानता का न होना, मराठी भाषा के प्रयोग से महाराष्ट्र के निवासियों में एकता व समानता का होना, मराठों संतों का धार्मिक आंदोलन, औरंगजेब की नीतियाँ, ये सभी मराठा उत्कर्ष के कारण रहे। उसके बाद अगर हम देखते हैं शिवाजी के बारे में तो शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 ईस्वी को हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई देवगिरी के यादवों के वंशज लखुजी जाधवराय की पुत्री थी। शाहजी अपने पुत्र शिवाजी और पत्नी जीजाबाई सहित पूना की अपने पैतृक जागीर की देखभाल का दायित्व अपने विश्वासपात्र मित्र दादाजी कोड़देव को सौंप पर कर्नाटक चले गए थे। इसमें हम अब विलंब ज़्यादा न करते हुए सीधे शिवाजी द्वारा लड़े गए अफजल खां से युद्ध के बारे में जानेंगे, जिसमें शिवाजी ने अपनी सेना में बीजापुर के सेवानिवृत्त सैनिकों को भर्ती किया तथा एक बार पुनः बीजापुर की सीमाओं पर अतिक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। बीजापुर राज्य ने शिवाजी की शक्ति को दबाने के लिए 1659 ईस्वी में अपने एक सरदार अफजल खां को उनके विरुद्ध भेजा था। अफजल खां ने अपने एक ब्राह्मण दूत कृष्ण जी भास्करे को एक स्थान पर मिलने का संदेश देकर शिवाजी के पास भेजा, किंतु कृष्ण भास्कर ने शिवाजी को अफजल खां का वास्तविक उद्देश्य बता दिया था। शिवाजी ने उसकी धूर्तता का जवाब देने का निश्चय किया। उन्होंने मोरो पिंगले और नेताजी पालकर को चुपके प्रतापगढ़ के जंगलों में पहुंचने का आदेश दिया था। शिवाजी ने गोपनीय ढंग से दूत बनाकर अफजल खां के पास भेजा, जिसमें अफजल खां को प्रतापगढ़ के निकट शिवाजी से मिलने के लिए राजी किया गया। शिवाजी पूरी तैयारी के साथ अपने दो अंगरक्षक जीव महल और शंभूजी कावजी को लेकर अफजल खां से मिलने गए। अफजल खां सशस्त्र अपने को अंगरक्षकों के साथ आया। उसमें एक का नाम सैयद बांदा था। शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात प्रतापगढ़ के दक्षिण स्थित पार नामक स्थान पर हुई, जहां पर शिवाजी ने 2 नवंबर 1659 को उसकी हत्या कर दी। अफजल खां की मृत्यु के पश्चात शिवाजी ने
कोकण और कोल्हापुर के प्रदेशों पर आक्रमण किया तथा पन्होला और पन्ह पन्होला और आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर दिया। यहीं पर हम देखते हैं कि बाजीराव देशपांडे जी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा शिवाजी की जान को बचाने के। अफजल खां को हराने के बाद शिवाजी अपने को बीजापुर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद मराठा ने पन्हाला दुर्ग कोल्हापुर पर भी अधिकार कर लिया। फिर जब वापसी बीजापुरी फोर्स बनाकर सिद्दी जौहर लेकर आया, उसने शिवाजी को उस किले में पकड़ना चाहता था, वो पिंडाला में ही कैद करना चाहता था। यह सब देखते हुए शिवाजी और एवं बाजीराव देशपांडे जी ने 600 लोगों की एक सेना की एक टुकड़ी बनाई, जो कि रात में यहाँ से निकलने वाले थी। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा की रात को 600 की टुकड़ी देशपांडे और शिवाजी के नेतृत्व में यहाँ से निकली। देशपांडे जी ने शिवाजी को निकलने के लिए बोला और 300 सेना की टुकड़ी अपने पास रखी और कहा कि आप केवल विशालगढ़ किले पर जब पहुंच जाएंगे यहाँ से निकलकर, तो वहाँ 3 कैनन वैलो को लगातार जलाइएगा। यह सब कहने के बाद शिवाजी देशपांडे जी ने एक रणनीति, जो कि वो बहुत प्रसिद्ध और कौशल थे, दंड पट्टा, जिसका अनावरण किया। उसके द्वारा उन्होंने 300 सेना की टुकड़ियों के साथ मिलकर सिद्दी जौहर की बहुत बड़ी एक टुकड़ी के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने जौहर की सेना के साथ लड़ते हुए अपने घायल भी हुए, लेकिन अपने साथियों को इंस्पायर भी करते रहे और लड़ते रहे जब तक शिवाजी अपने नए किले विशालगढ़ में न पहुंच जाए। और ऐसे में हम देखते हैं कि इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ पर शिवाजी देशपांडे जी ने बहुत सारे मुगल सैनिकों को काल की गाल में समा दिया था और यहाँ पर मुगल सैनिक भयभीत नजर आ रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ पाया कि ये उनके साथ हो क्या गया, जो कि 300 की मात्र सेना की टुकड़ी थी, कई हजार सेना को वहीं पर धराशायी कर दिया। लेकिन अंततः उनके घायल होने के बाद जब सुबह होने को था, तब शिवाजी विशालगढ़ पहुंचे और वहां से 3 कैनन वेलो जो जलाया, उसके बाद ही देशपांडे जी ने अपना प्राण त्याग दिया, क्योंकि वो बहुत क्षतिग्रस्त हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर मुगलों की भारी क्षति हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिवाजी के मुगलों से द्वितीय मुठभेड़ 1660 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए शाइस्ता खान को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। शाइस्ता खान ने बीजापुर राज्य से मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई। 2 वर्ष के युद्ध में शाइस्ता खान ने शिवाजी के कई किलों पर अधिकार कर लिया। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि शिवाजी ने अब तक 60 किलो पर अधिकार कर रखा था। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में प्रवेश कर शाइस्ता खान पर अचानक आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खान को घबराकर भाग खड़ा हुआ।
भागते हुए उसका अंगूठा कट गया और उसके पुत्र फतेह खां भी मार डाला गया। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया। सूरत की लूट शिवाजी ने के पूना पलायन से कहीं अधिक श्रेयस्कर हुआ, क्योंकि इससे इससे उनके साधनों पर संपत्ति में वृद्धि हुई। लेकिन जो ये पूना पलायन का मामला आता है, इसमें हम देखते हैं कि पूना के आगे एक कोंढाना क्षेत्र का जिक्र आता है, जो कि पूना से थोड़ा सा हटके है। यहाँ पर यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि यहाँ पर मुगलों ने एक राजपूत राजा उदयभान सिंह को यहाँ का राजा नियुक्त किया था, जो कि इस किले पर अपने आप को रखा था। और यहाँ पर एक नागिन नामक तोप, जो कि बहुत ही भयंकर और विशाली था, जो कि जिसको यहाँ ला रखा था, जिससे कि शिवाजी के जितने भी क्षेत्र थे, उनके घर बार सभी इस नागिन तोप के रेंज में आ गए थे। इसके कारण भी इस कोंढाना क्षेत्र पर कब्जा करना बहुत आवश्यक हो गया था। जिसके कारण शिवाजी ने कोंढाना क्षेत्र को कैप्चर करने की अपने अंदर मानसा और विचार विमर्श अपने मंत्रियों से करना शुरू कर दिया। तन्हाजी को जब इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने बच्चे के ब्याह का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उनके बच्चे की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। वो इस युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। इस फोर्ट पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन तानाजी ने एक स्ट्रेटजी के तहत रात को पहाड़ के वाल पर चढ़ते हुए उस पर अपने सैनिकों के साथ पहुंचे और वहां पर उदयभान सिंह के साथ लड़ते हुए उसे मार गिराया। लेकिन इसी अवधि में तान्हाजी को भी उदयभान ने कई जगह छलनी कर दिया और उन्हें भी बहुत गंभीर चोटें आई थी, लेकिन वो मरते मरते इस किले को अपने नाम कर गए और वहां पर शिवाजी का आधिपत्य जमा गए। लेकिन अंततः तानाजी यहाँ पर अपने प्राण की आहुति दे गए। इस कारण फिर वहां पर जब शिवाजी पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि तानाजी ने वीरगति को प्राप्त किया, लेकिन इस किले को कैप्चर कर रखा है। यह सब देखते हुए शिवाजी ने इस किले का नाम सिंगड लायन फोर्ट कर दिया। तानाजी को गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने उनके ऑनर में रखा यह नाम। अब हम देखते हैं कि सूरत उस समय तत्कालीन एशिया के समृद्ध नगरों में से एक था। जॉन लेकर कैलाट, जो उस समय सूरत में ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख था तथा सूरत की घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था।
शाइस्ता खां के असफल होने के बाद औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। इस समय शिवाजी के पास लगभग 100 नहीं 54 से 60 दुर्ग कब्जे या किले कब्जे में हो चुके थे। राजा जयसिंह अपने समय का योग्यतम सेनापति और कूटनीतिक था। वह तुर्की, फारसी, उर्दू और राजस्थानी भाषा का ज्ञाता था। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध शक्ति और कूटनीति दोनों का सहारा लिया। अंत में शिवाजी तथा जयसिंह के साथ मध्य 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी को 4 लाख हुन वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। अब उनके पास केवल कुछ ही किले रह गए। मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंचहजारी एवं उचित जागीर देना स्वीकार किया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सैनिक सहायता देने का वायदा किया था। औरंगजेब ने शिवाजी को इस क्षमायाचना को स्वीकार कर उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की तथा उनके पुत्र संभाजी को बराबर में एक मनसब और जागीर दी थी। शाहजादा मुअज्जम और जसवंत सिंह ने औरंगजेब से शिवाजी को राजा की उपाधि देने की सिफारिश की थी, लेकिन यहाँ पर देने का वादा करके शिवाजी को कुछ भी ना दिया गया, उन्हें घर में ही कैद कर दिया गया। उसके बाद शिवाजी ने किसी तरह वहाँ से निकलकर कई क्षेत्रों में आगे बढ़े। फिर से उन्होंने अपना झंडा आगे युद्ध करते गए और अपना झंडा फहराते गए। इस अभियान का उद्देश्य बीजापुर के आदिलशाही राज्य पर अधिकार करना था। इसके लिए उन्होंने गोलकुंडा के 2 ब्राह्मण मंत्रियों मदना एवं अकना के माध्यम से गोलकुंड के सुल्तान के साथ एक गुप्त संधि की। इस अभियान में शिवाजी ने दिल्ली, मदुरई, वेलूर, कर्नाटका, तमिलनाडु के लगभग 100 किलो को जीत लिया। शिवाजी ने जिंजी को अपने दक्षिण भाग की राजधानी बनाया। शिवाजी का संघर्ष जंजीरा टापू के अधिपति सदियों से भी हुआ। सिदियों का अधिकार करने के लिए शिवाजी ने एक नौसेना का निर्माण किया था, किंतु वे पुर्तगालियों से गोवा तक तथा सिदियों से बौल और जंजीरा को छीनने में असफल रहे। शिवाजी का अगर हम शासन प्रणाली देखें तथा उनकी छत्रपति लेने की उपाधि, ये बहुत ही अनुकरणीय रहा। वे अपने राज्य शासन के लिए अष्टप्रधान भी रखते थे, जिसके अंतर्गत वो पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, मजूमदार अथवा अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत अथवा दबीर, सेनापति अथवा सर ए नौबत, पंडित राव अथवा सद्र, न्यायाधीश रखते थे। उसके बाद हम अगर करेंट रिलेटेड टॉपिक शिवाजी से हम देखते हैं तो ज्योतिराव फूले ने, जो कि महाराष्ट्र के थे, उन्होंने रायगढ़ के शिवाजी टर्म को आइडेंटिफाई किया तथा जो कि 1870 ईस्वी में किया था। पुणे में पहला शिवाजी जयंती को मनाया गया था। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने ही शिवाजी के कार्य को एवं उनके उपलब्धियों को
को हाईलाइट किया था 1895 ईस्वी में, और शिवाजी उत्सव मनाने का शुरुआत किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि आईएनएस इंडियन नेवी शिवाजी के नाम पर रखा गया। उसके बाद मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस विक्टोरिया टर्मिनस के नाम को हटाकर किया गया। इंदिरा गांधी ने भी 1981 ईस्वी में शिवाजी महाराज मेमोरियल नेशनल कमेटी की स्थापना की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी केंद्र सरकार विचार कर रही है कि कुछ एयरपोर्ट 13 एयरपोर्ट का नाम शिवाजी के नाम पर कर दिया जाए। औरंगाबाद के भी एयरपोर्ट का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर कर दिया जाए। एक यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि शिवाजी दिवस व गणेश उत्सव को बाल गंगाधर तिलक द्वारा मनाए जाने का भविष्य में भारतीय आजादी के आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा करें। इस क्वेश्चन का अगर कोई आंसर देना चाहता है, हमने तो जिक्र कर दिया है, तो कृपया देने का कष्ट करें कि कैसे इनका प्रभाव हमारे आज़ादी के आंदोलन में पड़ा। अब हम मराठा शक्ति के अंतर्गत पेशवाओं के राज्य शासन जिन्होंने मुगलों को हराया था, उनके बारे में जानेंगे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू ने अपने पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया और इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के परिवार में पेशवा पद वंशानुगत हो गया। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए कहा कि हमें इस जंजर वृक्ष में तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगे। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही के आदर्श का प्रचार किया। 1724 ईस्वी में मराठों की मदद से निजामुल ने दक्कन में मुगल सूबेदार मुबारिज खान को परास्त कर दक्कन में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। 7 मार्च 1726 में बाजीराव ने थालखेड़ा के पास हैदराबाद के निजाम को परास्त किया तथा उससे मुंशी शिवगाम को संधि की। इस संधि के अनुसार निजाम ने शाहू को चौथ एवं सरदेशमुख देना स्वीकार किया। 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने वारणा की संधि के द्वारा संभाजी के द्वितीय को शाहू की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। 1738 में बाजीराव प्रथम ने भोपाल के निकट निजाम को घेर लिया और निजाम को दुर्रई सराय की संधि के लिए विवश होना पड़ा। इस संधि द्वारा निजाम ने मराठों को मालवा प्रदेश तथा संभल से नर्मदा नदी तक का क्षेत्र सौंप दिया। 1739 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने पुर्तगालियों से सालसीट व वैसिन छीन लिया। 1732 ईस्वी में बाजीराव प्रथम ने एक इकरारनामा तैयार किया जिसमें सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ व भोसले आदि के हिस्सों की व्याख्या की गई। इसी समझौते के फलस्वरूप मालवा में 4 मराठा रियासतों की स्थापना हुई। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में स्मरण किया जाता है। वह शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। 1728 ईस्वी में बुंदेला नरेश छत्रसाल ने पेशवा की शान में एक दरबार का आयोजन किया। दरबार में उसने एक मुस्लिम नर्तक मस्तानी को पेश किया तथा कालपी सागर, झांसी तथा हृदय नगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में पेश किया। यहाँ पर एक मूवी भी हिंदी सिनेमा में बनी है, बाजीराव मस्तानी, जो कि एक प्रेम प्रसंग दिखाया जाता है बाजीराव एवं मस्तानी के बीच। अब हम बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 ईस्वी के बारे में जानेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बना। बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे।
वे अपने पिता के समान योग्य सैनिक और सेनापति नहीं थे। हमें बालाजी बाजीराव के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये 1757 ईस्वी में यहाँ पर हम देखते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व वहीम खां गर्दी ने किया। गार्दी बख्शी के अधीन लड़ने के पश्चात तरीकों से प्रशिक्षित हुआ था। मल्हार होलकर युद्ध के बीच में ही भाग गया तथा विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, तुर्कजय सिंधिया जैसे महान 27 सरदारों सहित 28 मराठी सिपाही इस युद्ध में मारे गए। इस युद्ध में राजपूत जाटों सिखों ने मराठों का साथ नहीं दिया। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में भारतीय इतिहास का एक नया मोड़ दिया। मराठों की पराजय सिख राज के उदय में सहायक बनी। पानीपत की पराजय के बाद 1761 ईस्वी में बालाजी बाजीराव की मृत्यु भी हो गई। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यह था कि यहाँ पर बाजीराव प्रथम ने मराठा उत्कर्ष को एक चरम सीमा तक पहुंचाया था।